हमने एक टॉय जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है बाल विकास का, और दूसरा पार्ट है ये आपका बाल विकास के। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो आपकी रुचियाँ दोस्तों इसके अंदर आवश्यकताएं या सुरक्षा और आपकी अभिवर्तन पर सामाजिक को पड़ता है, लेकिन सुरक्षा पर नहीं पड़ता। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है तो अभी प्रेरणा होती है। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, उसको लालच नहीं दिया जाना चाहिए। किशोर अवस्था को ऐसी आदत है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा वह यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहते हैं तो आपकी एनोरेक्सिया नर्वसा कहते हैं। एनोरेक्सिया नर्वसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अपना वजन कम करने हेतु कम खाता है, परिणामतः शरीर की ऊंचाई व आकार की तुलना में शरीर का वजन अत्यधिक कम हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? तो यहाँ पर रासायनिक संतुलन बनाए रखना विवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मानसिक भावनात्मक नियंत्रण करता है, नैतिक आचरण नियंत्रण करना, ये दोस्तों इसका नहीं है, गलत रहेगा ये। किशोरों में एक बच्चे को उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं: लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी रहेगा। उसके बाद देखें, बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद 13 वर्ष की आयु से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था के संगठन करता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं की क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए तो आपका शारीरिक और मन संबंधी होना चाहिए, यानी कि शरीर व मन संबंधित होना चाहिए। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो उसका स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर देखें, वाद विवाद है, तर्क है, चर्चा है, उपरोक्त सभी रहेगा। एक किशोर के अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो अनुवांशिकी, सभी कभी अनुवांशिकी कभी वातावरण इसके अंदर फोर्थ में रहेगा, अनुवांशिकी व वातावरण दोनों रहेगा। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए तो आलोचनात्मक उपागम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, संग्रहित उपागम होता है, प्रजातांत्रिक उपागम, आदर्श उपागम से सभी दिया जाता है असमायोजित किशोरों को, जबकि आलोचनात्मक उपागम नहीं दिया जाना चाहिए। अगर देखिए, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? तो अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, यह आपका सम्मिलित नहीं है दोस्तों। जबकि तर्कपूर्ण विचारों में तार्किक क्षमताओं को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना और पढ़ने में रुचि रखना, ये सभी रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था के स्टार लगा हुआ है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार समर्थक आपके थॉर्नडाइक व होलिंगवर्थ हैं। इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम ना होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। और त्वरित विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक स्टेनली हॉल है। इनके अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। किशोरावस्था के अकस्मात विकास का सिद्धांत कब दिया था? तो कब और किसने दिया? 1904 के अंदर स्टेनली हॉल ने दिया था। किशोरावस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास होते हैं, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा के अंदर होते हैं। अध्ययन किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यधिक सक्रिय रहता है? तो आपका किशोरावस्था में रहता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, आपके संगी साथियों का पड़ा है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वैलेंटाइन का है। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए तो पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप से आयोजन करना चाहिए। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है तो आपका अवसरों की प्रतिकूलता होती है। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण होता है तो आपके सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर और पर्यावरण से अनुकूलन, ये सभी तनाव का प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है ना, अनुकूलन। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं तो किशोरावस्था में करते हैं दोस्तों। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह आपकी है आधारहीन आत्मचेतनावस्था है, जो आपकी चरित्र निर्माण की अवस्था है। ठीक है ना, आधारहीन आत्मचेतनावस्था। किशोरावस्था की मुख्य प्रमुख समस्या क्या है? तो इसके अंदर समायोजन की सबसे बड़ी समस्या रहती है किशोरावस्था में। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा हुआ है तो वह किशोरावस्था होती है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो विचार अमूर्त व आदर्शवादी होने लगते हैं, यह सही रहेगा। परिवार में स्वायत्तता बनाना आरंभ करते हैं, यह भी रहेगा। वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, यह भी रहेगी। जबकि पूर्व पठन में पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है, ये दोस्तों गलत रहेगा। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वह वाक्यांश तूफान और तनाव का प्रयोग किया है? तो स्टेनली हॉल ने किया। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? तो प्रस्तावित मितव्यय एवं तार्किक आवश्यकता को समझना। और उसके अंदर बातें देखें दोस्तों, इसके अंदर यानी कि
आपकी किशोरावस्था निर्णय करने की वह रचना में सुधार होना और मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना, ये सभी कथन सही रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल यही रहेगा। समस्यात्मक अवस्था रहेगी, संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था रहेगी, जबकि वयस्क अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? तो सामाजिक संबंधों के संपर्क में बढ़ोतरी, समूह के प्रति निष्ठावान, आत्म केंद्रित होना, तर्क शक्ति का विकास होना, ये आपका आत्म केंद्रित होना ये नहीं रहेगा। किशोरावस्था द्वारा विकास, विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक को निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? तो उसी समय अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, ठीक है ना, ये प्रक्रिया उपयुक्त रहेगी। निम्न में से किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। तो यानी कि काल्पनिक दर्शक होता है, अपराजिता होता है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ बनाता है, जबकि आज्ञापालक ये आपकी विशिष्टता नहीं है, ठीक है ना। किशोरों द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों के उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। तो आपके संवेगी परिपक्वता दर्शाता है संवेगों के। अब देखें, बालक के विकास की कौन सी अवस्था जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान की गति होती है? तो किशोरावस्था में होती है। किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य होता है किशोरों के लंबाई वजन में तीव्र वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता में से ठीक पूर्व होती है। एक किशोर जिससे औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है तो वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करना और उस दुनिया के बारे में सोचना जो वास्तविक रूप से नहीं है। इसके अंदर दोस्तों सारी रहेंगे, ठीक ना। अगर देखें, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दें, न केवल क्या हुआ हो पूछें बल्कि कैसे और क्यों भी पूछें, ठीक है ना। और समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करें, ये दोस्तों गलत रहेगा। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का यानी कि निर्णय लेना, यह रहेगा। किशोरावस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? तो किशोरावस्था में आपके यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानव और मूल्यों की शिक्षा पर सभी व्यवस्था करनी पड़ेगी दोस्तों। किशोरावस्था में सहयोगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, तो सहयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए। किशोर अवस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना है? तो आपके संवेगात्मक विकास को संवेदनशील माना। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो यहाँ पर समायोजन की विशेषता नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तीव्र शारीरिक विकास में परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तनों का उच्च होना, विपरीत लिंग के और आकर्षण होना, भी समायोजन होना, ये सभी रहेगी। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो आपको किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। संज्ञानात्मक विकास की विशेषता रहेगी दोस्तों, बुद्धि का अधिकतम विकास रहेगा संज्ञानात्मक के अंदर। सबसे अधिक गहन और आपकी जटिल सामाजिकरण होता है, तो आपके किशोरावस्था के दौरान होता है जटिल। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक विशेषता देखें तो संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व और समायोजन का अभाव, तो ये मुख्य विशेषता रहती है इसकी। कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? विकासात्मक समस्या नहीं है, तो विकासात्मक प्रगति की कठिनाई इसकी समस्या नहीं है। माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा या मूड का अत्यधिक परिवर्तन, समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई, ये सभी रहेगी। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो आपके 10 से 13 महीने बोलते हैं। 1 वर्ष का शिशु यानी शैशवावस्था अस्पष्ट ध्वनियाँ और तुतलाने और 3-4 आपकी निरर्थक शब्द बोल देता है, जबकि 3 वर्ष का बालक आपके 4 से 5 शब्दों को सरल बोलना सीख जाता है। तो इसके अंदर प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलता है? तो आपके 10 से 13 महीने बोलता है, नहीं 1 साल का बच्चा बोल सकता है। किशोरावस्था से संबंधित मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो सिगमंड फ्रायड थे। तो देखिए, फ्रायड का मनोलैंगिक के विकास का सिद्धांत, फ्रायड के यह अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसके काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रायड ने इस काम शक्ति को लिबिडो कहा है। इन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। मुख्य अवस्था बताई है ओरल अवस्था, यह कामुकता की प्रथम अवस्था होती है। शिशु में जन्म से 18 माह तक रहती है। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित रहती है। दूसरी रहती है गुद्य अवस्था, यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक रहती है। इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुद्य क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है। और आपको उसके बाद में रहती है 3 नंबर लैंगिक अवस्था। इस अवस्था में 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु आपकी जननेंद्रिय होती है। उसके बाद में आती है आपकी की दर्श अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष के बीच की आयु होती है। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। उसके बाद में आती है 5 नंबर जनेंद्रिय अवस्था। यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में काम शक्ति आपकी जनेंद्रिय पर केंद्रित रहती है। इसका उपयोग वह विपरीत लिंग और संतान उत्पत्ति के लिए करता है।
इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो आपके चॉम्स्की है। भाषा विकास का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक नोम चॉम्स्की फिलाडेल्फिया है। इसके अनुसार भाषा विकास की जन्मजात योग्यता है। इसके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। वे किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। इन्होंने भी भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। स्थायी संरचना का नियम, इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है। गहरी संरचना का नियम, इसमें अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र या एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसका व्याकरण अपने आप सीख जाता है, इसलिए सिद्धांत को यानी कि जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो नोम चॉम्स्की ने कहा था। उसके बाद देखें, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। उपरोक्त सभी पर किया जाएगा। प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है, उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था तक स्वार्थी होता है। 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं होते हैं जितना वो दिखते हैं। जन्म के बाद कुछ घंटे बाद ही वे अपने माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं और उनमें अन्य संवेदी क्षमताएं भी होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र देखें तो यहाँ पर आपका आएगा स्नायु मंडल आएगा, मांसपेशियों की वृद्धि आएगी और एंडोक्राइन आपकी ग्लैंड्स आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएगी, ठीक है ना, उपयोग सभी रहेगा। बालक के शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए विकास, अभिवृद्धि और परिपक्वता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोलसेनिक के अनुसार विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम ये शब्द उन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जिनका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है। उपरोक्त प्रश्न में सभी विकल्प शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य होता है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से व्यापक मानसिकता प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, तर्कणा, धारणा, प्रत्यक्ष वेदन सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन आपका, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं, ठीक है ना। एक ही विषय का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है उसको अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। इसके अंदर आस्था बनाम अवस्था, इसके अंदर सम्मिलित करना है आस्था बनाम अनास्था, तो आपकी 0 से 1 वर्ष तक रहेगी दोस्तों। आस्था बनाम अनास्था 0 से 1 वर्ष तक रहेगी। स्वायत्ता बनाम संदेह ये आपकी 1 से 3 वर्ष तक रहेगी। पहल बनाम गलानी ये 3 से 5 वर्ष तक रहेगी। और अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व 13 से 18 वर्ष तक रहेगी। ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बालकों में क्या होता है? तो बालकों में नवजात शिशु में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो उत्तेजना आपका संवेगात्मक विकास का भाग है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है तो आपकी उत्तेजना में देती है। संवेग की विशेषता है तो यानी उसके अंदर संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, संवेगों की अस्थिरता, उपरोक्त सभी रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखें, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन या समूह पूर्ण रूप से क्लासिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका वर्दिमर, कोलर और टोलमैन है। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है आपका संवेगात्मक व्यवहार दर्शाता है। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है, तो आपके किशोरों को हो सकता है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो यह प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया आपकी सामाजिकरण की है। यह प्रक्रिया जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है तो आपका सामाजिकरण कहलाता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, तो आपका शारीरिक विकास रहेगा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है आपका शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से, इसका 1 नंबर सही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, 1 नंबर सही रहेगा। समृद्धि का विकास, तर्क और निर्णय लेने का अवबोध का, ये सभी आपके मानसिक विकास से संबंधित है, जबकि वो 1 नंबर नहीं है। एक आपका दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है तो उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, तो आपके उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के लिए किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है? तो आपके 15 से 20 वर्ष में पहुंचता है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता होती है तो आपको उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता होती है। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है तो अपने जन्म से ही वो अपना सीखना शुरू कर देता है दोस्तों, ठीक है। देखें, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। निम्नलिखित में से
किस समय मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पर देखिए जो पलायन है, पलायन का मतलब होता है भय, युद्धप्रियता का मतलब होता है क्रोध, और उसके बाद में संवेदना, संवेदना आश्चर्य नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना, संवेदना आश्चर्य नहीं होती है। अप्रियता होती है आपकी घृणा, ठीक है, अप्रियता घृणा से संबंधित। संवेग जो सामान्यतः सुख देता है वह आपका आत्माभिमान होता है। संवेग जो सामान्य सुख देता है वह आत्माभिमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो आपका आदर है, आदर आपका अमूर्त स्थायी भाव होता है। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, तो बच्चे के शारीरिक विकास को करते हैं। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो शारीरिक विकास होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास को ठोस संक्रिय अवस्था, मानसिक विकास की ठोस संक्रिय अवस्था नहीं है? ठोस संक्रिय अवस्था आपके दोस्तों वस्तुनिष्ठता नहीं है, जबकि तर्कणा है, वर्गीकरण है, जबकि संपर्क रचना है। एक अच्छा शिक्षक कौन सा होता है? विद्यार्थी की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, और विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। उपरोक्त सभी रहेगा। इसका आंसर कौन सा कथन दिवा संपन्न के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए दिवा संपन्न अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक होता है, और यह कहानी और कविताएं लिखने में मदद करता है। यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणित हो जाते हैं, और यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना, ये गलत रहेगा। दिवा संपन्न आपका हानिकारक होता है। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, तो आपका रुचियाँ, व्यवहार और कार्य इन सभी को प्रभावित करता है। के मैकिनिन के आपके आएंगे के मैकिनन द्वारा बच्चे पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, वे जिस वर्ग से संबंधित होते हैं वह आपके अनुरूपता वर्ग से संबंधित होते हैं। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है, तो आपकी 2.5 से 3 वर्ष के अंदर हो जाती है। सोच विचार क्षमता का विकास 2.5 से 3 वर्ष तक। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एवं किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। तो आपकी अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव और परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन उपरोक्त सभी कर सकती है दोस्तों, ठीक है ना। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? तो आपके परिपक्वता एवं अधिगम को माना है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये आपका हरलोक का है। मानव संसार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये आपका गैन्य का है। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, तो इसके अंदर आपका 1 नंबर रहेगा। इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान स्थिति के संज्ञानवादी मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है ना, समस्या समाधान के अंदर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक व मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति के सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो आपके जो परिवार है वो भी आपका निर्भर करता है। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। बालक के निहित योग्यताओं क्षमताओं विकास करना परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। मोंटेसरी कहते हैं कि मोंटेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण और परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर भी कहा है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? तो आपके आर्थर टी यानी जर्सील्ड ने कहा था। अगर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? तो आपका जो भय है वह आपको अनुशासनहीनता करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? तो पूर्व प्रौढ़ता यह आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक संवेग नहीं है? नकारात्मक संवेग आपका आशा नहीं है, जबकि भय, क्रोध और चिंता आपका नकारात्मक संवेग रहेगा। उसके बाद देखिए संवेगों के प्रकार। देखिए संवेग 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक संवेग वे संवेग जो संवेग सुखकर होते हैं, जैसे प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास। और नकारात्मक संवेग वे कष्टकर या दुखदायी होते हैं। भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या आदि सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो नकारात्मक आपका चिंता है। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक, आपके यानी क्रोध से उत्पन्न होता है। संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। के मैकिनिन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने से झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वे आपके होते हैं प्रत्याहार वर्ग से। प्रत्याहार जो वर्ग है उससे संबंधित होते हैं। बच्चे में गम्य कौशल का विकास होता है, तो गम्य कौशल वह सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? संवाद का स्रोत आपका अनुभव नहीं है, जबकि वक्ता है, संदेश है, संवाद स्रोत है, अनुभव नहीं है।
कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। स्थायी परिवर्तन दोस्तों आपके परिपक्वता लाती है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, और या फिर महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए या देवी देवताओं की बातें करें, तो इसका 2 नंबर सही रहेगा, स्वयं उन पर आचरण करें। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो अनुकरण और पुनर्बलन का बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों को शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो पूर्व बचपन से उत्तर बचपन की बजाय पूर्व बचपन में अधिक होती है। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो सीख कर खोजता है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। आत्मानुभूति पर आत्मानुभूति पर अभ्यास करना चाहिए। तो देखें, संवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए, आत्मानुभूति पर करना चाहिए। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है तो आपका संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, और आर्थिक स्तर से जिसमें वह आता है, तो आपके इन सभी से प्रभावित होता है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, या कथन है तो करो या करो के हैं। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं तो करो व करो के, ठीक है ना, 2 करो साथ साथ चलते हैं। तो ये इसके बाद देखिए, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है तो आपके औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा किशोर अधिगम करता है कि नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? तो नैतिक विकास से आपका परिवार है, विद्यालय है, सिनेमा और पुस्तकें, जबकि शारीरिक संरचना नहीं है। संज्ञानात्मक विकास आपका निर्धारक होता है, मानसिकता का निर्धारक होता है। किशोरावस्था में चरित्र विकास पर प्रभावित होता है तो आपके समाज, मित्र मंडलीय, परिवार सभी से होता है। अध्यापकों को विद्यालय के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना ये नहीं किया जाना चाहिए। और मानसिक विकास के लिए पक्ष हैं, तो मानसिक विकास के निरीक्षण है, चिंतन है, ध्यान है, जबकि पूर्वक सभी रहेंगे दोस्तों। यानी कि आप कई आगे वाला क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार को के विपरीत इसके विपरीत है? तो यहाँ पर देखें, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोलना इसका विपरीत, जबकि वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है और अपने समय के प्रति वफादार होता है, ये इसके अनुकूल है, ठीक है ना। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, आयु वृद्धि के साथ साथ उसका सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिककरण का प्राथमिक घटक परिवार होता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना व मूलभूत स्वभाव को माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमण होना वंशानुक्रम कहलाता है। वह वंशानुक्रम का प्रभाव गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। नैतिक तर्कणा दोस्तों किसी भी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करने में होती है, ठीक है ना। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक में सहज प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में नैतिक गुणों का भी विकास हो जाता है। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये आपके विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बाल्यावस्था के अंतर्गत शामिल होता है। 6 वर्ष के लगभग बालक का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। इस आयु में बालक रचनात्मक कार्यों और संग्रहण करने एवं विद्यालय में अधिक रुचि लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? उसके दूसरों पर इसकी निर्भरता नहीं है दूसरा, ठीक है ना। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता है, कल्पना की सजीवता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है। वॉटसन के अनुसार श्रेष्ठावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर श्रेष्ठावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो मूल प्रवृत्तियों का दमन होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। मूल प्रवृत्तियों का दमन, आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, क्रिया द्वारा सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावनात्मक पक्ष में विकास में सहायता नहीं करता है? तो देखें, कौन सा बालक के स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है? तो बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना ये रहेगा। बालक को विद्यालय के संयोगों को दमन, ये दोस्तों गलत है, आपका ये नहीं रहेगा। विद्यालय के उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग करना और शिक्षक द्वारा व्यवहार के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करना, ये 3 तो सही रहेंगे, जबकि आपका 2 नंबर गलत रहेगा। तो इसके नीचे आंसर आपका 2 रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। मैंने एक बच्चे का अवधारणा समझाने का प्रयास किया, वह इसे नहीं समझ पाता, परंतु कुछ वर्षों बाद जब भी मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है, तो ऐसा होने का कारण दोस्तों आपका रहेगा परिपक्वता आ गई। उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? तो आपकी जिज्ञासा ली जा सकती है। कलाने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है, तो मनोवैज्ञानिक संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है कलाने का। सही कथन का चयन कीजिए। तो संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव होता है। संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव होता है।
ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है। तो आपकी उत्तेजना की एकांता है, आपके ध्यान में आंतरिक दशा। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। तो आपकी सामाजिक अभिव्यक्ति है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो आपकी केवल एक कोश होता है। मानव जीवन का प्रारंभ मूलतः फलित रज गुण या एक कोशीय जीव के रूप में होता है, जिसके विकसित होने पर निम्नलिखित दो प्रकार के कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, उत्पादक कोष और शारीरिक कोष। उसके देखिए मनोवृत्तियों के विकास के संबंध निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो शक्ति और गति से, ठीक है ना। क्रियात्मक अथवा गामक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं को समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। हरलोक के अनुसार मांसपेशियां तंत्रिकाओं व तंत्रिका केंद्रकों की समन्वित क्रियाओं तथा शारीरिक गति पर नियंत्रण क्रियात्मक विकास कहलाता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। तो आपके प्रोडों के लिए किया जाता है। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह सत्य नहीं है, जबकि यह बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है। बालक निराश आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है कुपोषण, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे वाला है क्वेश्चन है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, अनुसंधानों के आधार पर सिद्ध हुआ है। बुद्धि वंश परंपरा व वातावरण की उपज होती है, ध्यान में रखना। वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है तो सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं, ये इसकी अभिव्यक्ति नहीं है। जबकि प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, कथन किसका है। तो मानसिक विकास का। मानसिक विकास से प्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से है। मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष निम्न प्रकार है। संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि और अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना और भाषा सभी रहेगी, तो ठीक है ना। मानसिक विकास के अंदर निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। तो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समन्वय असमवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, यह दोस्तों सही रहेगा इसका। इसके अंदर ये सहमति रखता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में यहाँ पर ये 2 नंबर गलत रहेगा। इसके अंदर तीव्र गति से वृद्धि करते हैं दोस्तों, ये इसका आंसर है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार एवं स्व प्रभावितता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। मिडिल स्कूल स्तर पर बालक उच्चतर बाल्यावस्था किशोरावस्था में होता है। इसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का कद तेजी से बढ़ता है, जबकि 15 वर्ष की आयु के बाद लड़कों की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। तो आपका एनिमिज्म की ओर संकेत कर रहा है। किस आयु के बालक वर्ष, माह, तारीख व वार का ज्ञान कर लेता है। तो आपके 9 वर्ष का बालक कर लेता है। बालक के पैरों के कौशल संबंधी विकास कब प्रारंभ होता है। तो दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग करने से आपके कौशल का विकास प्रारंभ हो जाता है। किशोर के लिए आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है, ये किसके कहा था, एरिक्सन ने कहा था। आत्म पहचान का विकास अत्यंत आवश्यक है, तो एरिक्सन ने कहा कथन है ये। संवेग की स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्ति के संवेग होंगे तो कभी भिन्न भिन्न होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेग की विशेषता है। तो ये आपके बालकों के अंदर आपके क्षणिक होते हैं, ठीक है ना। संवेग की विशेषता बताएं। विशेषता देखिए, संवेग क्षणिक व सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों के व्यक्ति के तरीके जन्मजात होते हैं तथा आपका यकायक उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति है। उद्दीपक की आवश्यकता होती है, अंतराव्यय परिवर्तन होता है संवेगों के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, संवेग कार्य की शक्ति देने वाले होते हैं। अधिगम व प्रशिक्षण द्वारा संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सुधार संभव है। प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित तथा आपका क्रोध होता है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो आपकी चिंतन है। विकास को प्रभावित करने वाले समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं को संबंध एक व्यक्ति के दूसरों के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेगों तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना एवं बच्चे का अपने भाई बहनों के साथ में स्नेह में भाव प्रदर्शन, मैच हारने पर किशोर का दुखी होना तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं से प्रकट करता है। बालक के भाषा विकास के मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो आपकी जो परिवार रहेगी। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आपकी परिपक्वता, स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा ये सभी करते हैं, जबकि लंबाई और वजन नहीं करता है। किसका मानना है कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी
उत्पन्न होती है। तो ये आपका वाइगोत्स्की का मानना है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो आप वाला कारक नहीं है, तो कारक नहीं तो आपका धार्मिक वातावरण है, जबकि परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, परिवार की वार्षिक स्थिति है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसे मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण लक्षण की ओर इंगित करता है, तो आपके सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है, यानी कि इसके अंदर बच्चा है वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है। मादा युग्मक अंडाणु के निमित्त में से क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, नहीं सॉरी केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है मादा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित होती है, तो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है। सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था के लिए होती है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, तो मनोविश्लेषणवाद पर आधारित होता है। 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण किया था, तो आपके विलियम हाले ने किया था। खालिस्तान बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है, तो आपके मोंटेसरी ने दिया है। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद या फिर आपका दोस्तों मनोविश्लेषणवाद या संरचनावाद। तो आपके मनोविश्लेषणवाद के अंदर दिया गया है। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है, तो 8 से 9 वर्ष तक बच्चे की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण व्यक्ति का विकास होता है किस आयु के अंदर, तो 11 वर्ष में होता है। 6 से 12 वर्ष तक की आयु में बाल्यावस्था में शामिल किया जाता है। रोस के अनुसार इस समय बालक की मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिक गुणों का विकास, जिज्ञासा, रुचि, अभिवृद्धि, सूक्ष्म चिंतन का विकास, वस्तुओं में कार्यकरण संबंधी स्थापित करने की क्षमता आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है, तो आपका भय रहेगा। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे या और यहाँ तक कि मैं उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। तो यह टिप्पणी किसकी है, तो ये दोस्तों आपकी जेबी वाटसन की है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, तो यह परिभाषा किसकी है, तो आपकी क्रो एंड क्रो की है। आगे देखिए दोस्तों, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है, तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटे आयु के ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने का सहमत हो जाएगा। किशोर का व्यवहार कहलाता है, तो नैतिक विकास कहलाता है। किसने बच्चों से वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता दी थी, तो आपके प्याजे ने दी थी वस्तु स्थैर्य के समझने में। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। यह परिभाषा किस महान दार्शनिक ने कहा है, तो ये आपके अरस्तु ने कहा है दोस्तों, ठीक है ना। एक शिक्षक की शिक्षार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही होती है, तो प्राथमिक जवाबदेही आपकी क्या रहेगी? शिक्षक के बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तरदायी होती है। सर्वांगीण विकास में बालक का बौद्धिक और शारीरिक विकास संभव होता है। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपका दोस्तों भय माना जाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो भय को माना गया है। मैकडूगल द्वारा तथा गिलफोर्ड ने कुल 14 प्रमुख संवेग बताए हैं। क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृति भावना, कामुकता, आत्माभिमान, एकांकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता एवं घृणा, ये प्रकार 14 संवेग बताए दोस्तों इन्होंने। आगे देखिए दोस्तों, आगे मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या बताई गई है, 14 बताई गई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया है। तो देखें, आपकी जो शरणागति है उसका है संवेग आपका करुणा है, संतान कामना आपका वात्सल्य है, और निवृत्ति यानी मूल प्रवृत्ति निवृत्ति का होता है घृणा, और युत्सा का होता है दोस्तों भय नहीं होता, ये आपका गलत रहेगा। युत्सा का संवेग होता है क्रोध। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़े को सही नहीं है, तो पलायन का दोस्तों आपका हवस होता है, जोड़ा सही बताना है, ठीक है ना। हास्य का आपका मनोरंजन होता है, ठीक है ना, हास्य का मनोरंजन होता है, जबकि पलायन का दोस्तों भय रहेगा, जिज्ञासा ये प्रेम नहीं रहेगा, निर्माण भूख नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले थे तो आपको मैकडूगल थे। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो मैकडूगल का होता है। मैकडूगल ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार के चालक होती है, तो मैकडूगल का है। बाल्यावस्था के दौरान अपने द्वारा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की योग्यता को दर्शाता है, तो आपका आत्म केंद्रस्थ या इको सेंट्रिज्म कहलाता है। आत्म केंद्रस्थ या वह अयोग्यता है जिसमें बालक स्वयं अन्य में अंतर नहीं कर पाता है, विशेष रूप से ऐसी अयोग्यता जिसमें व्यक्ति स्वयं के अलावा किसी अन्य के संदर्भ को नहीं समझता है। अगर देखें सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के अंदर, तो आपकी 3 से 6 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में 100 में कुछ महत्वपूर्ण विकास होते हैं। समाजीकरण के कारण बच्चा एक बोध
करता है कि वह कौन है। वह अपनी पहचान किसी तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे के कार्यों को अपने तरीके से करते हैं। उदाहरण साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग करना जैसे खेलों के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल रहता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है तो साधारणतः अधीनता व अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो आपका अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। अल्फ्रेड एडलर ने माना है कि हम सब हीनता की भावना के साथ पैदा होते हैं। बालकों में पाई जाने वाली सामान्य हीनता की भावना उसमें संदेह उत्पन्न करती है जो उन्हें कमजोर, शर्मीला, असुरक्षित, आपका अनिर्णायक और कायरादी बनाती है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा सामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह का लक्षण को किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? तो आपके शैशव संलीनता का चिंतन माना जाता है। संलीन बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे बालक झेपने वाले, आदर्शवादी व संकोची स्वभाव वाले होते हैं। ये किसी से मिलना बोलना कम पसंद करते हैं। बच्चों को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित होती है? तो ये एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होती है, ठीक है ना। उसके बाद में एक बच्चा जो एक विशेषता जो मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो आपके आनुवंशिकता पर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें, एक नंबर बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है, ये सही रहेगा। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, तो ये भी आपका सही रहेगा। बालक के प्रौढ़ों की तुलना में क्षण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, यह भी सही रहेगा। प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में अधिक जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, यह भी आपका सही रहेगा, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है। जब प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में जल्दी परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि बालक के होते जाते हैं, गलत रहेगा दोस्तों, सॉरी। ये आपका 4th नंबर इसका आंसर है, लेकिन ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? तो आपकी दोस्तों बाल्यावस्था के अंदर होती है। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार हैं। बालक किस उम्र में ज्यामिति, चित्र, आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? तो आपके 3 वर्ष में प्रारंभ कर देता है। जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है तो वह कौन सी स्मृति कहलाती है? तो आपकी संक्रिय स्मृति कहलाती है। गर्भावस्था किस अवस्था में भ्रूण के 3 परतों का निर्माण हो जाता है? तो आपकी भ्रूणावस्था में हो जाता है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है, तो आपका 1/10 भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग 10% अचेतन भाग 90% होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखें, एक बालक की भूरी आंखें उसके जुड़वा भाई की नीली आंखें, यह जानकारी से एक व्यक्ति का यह निर्णय लेता है कि दोनों बालक क्या हैं, यानी कि बंद यमज है, ठीक है ना। एक नवजात शिशु का आकार बाहर कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो बाहर है, जो आकार है वो आपका 19.5 इंच होता है, का बाहर आपका 7.5 इंच होता है, 7.5 पौंड होता है, 7.5 पौंड। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत आकार 19.5 इंच होता है, औसत भार आपका 7.5 पौंड होता है, जबकि जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पौंड व लंबाई लगभग 20.5 इंच होती है। जो बालिका का भार लगभग 7.13 पौंड व लंबाई 20.3 इंच होती है, ठीक है ना। पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि आपकी कितनी रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। इसके अंदर आपका आंसर रहेगा 4 से 6 वर्ष की पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था की आयु आपकी 3 या 4 से 6 वर्ष तक होती है। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार का उद्दीपन दिया गया है? तो आपका प्राथमिक उद्दीपक दिया गया है। विकास की कौन सी अवस्था प्रसन्न की अवस्था कहलाती है? तो आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो आपका 1:4 होता है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और उसके बाद धीमी गति हो जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु वह नहीं कर पाता है तथा काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ है? तो गामा कौशल का विकास नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है ना। विकास के किस काल में बालक की वाह्य क्षमता और आदत को दक्षिण हस्तता में बदला जा सकता है? तो आपके शैशव काल के अंदर बदला जा सकता है। आगे शारीरिक गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्री है तो मेरिट आपके डायमंड है। शारीरिक गामक विकास से संबंधित प्रमुख शिक्षा शास्त्री मेरिन आपके डायमंड। लगभग 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाती है, तो आपके 70 प्रति मिनट बन जाते हैं।
किशोरों में हृदय की पल्स बीट 72 प्रति मिनट होती है। एक बालक कक्षा में पेंसिल पकड़कर लिखने में तथा पुस्तक के पेज पलटने में अक्षम है। इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा उसके हस्त नियंत्रण में सुधार करने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जाती है? तो इसके अंदर कागज को चरमराना और स्पंज को दबोचना, ये सभी इसी आपकी गतिविधियाँ की जाती है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा संवेग शैशव अवस्था के प्रारंभिक काल में नहीं पाया जाता है? तो आपका भय नहीं पाया जाता प्रारंभिक काल के अंदर, जबकि क्रोध, खुशी और प्रेम पाया जाता है। आगे देखें, जायसवाल के अनुसार निम्न में से किसे सामाजिक संवेग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो जायसवाल के अनुसार सामाजिक संवेग के रूप में प्रेम, सम्मान और सहानुभूति को किया, जबकि क्रोध को नहीं किया गया। हरलोक के अनुसार शैशव काल में बालक आयु किस अवधि में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो लगभग आपके तीसरे माह में माता को पहचानने लग जाता है। 7 से 8 वर्ष के बच्चे सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगते हैं। यह बाल्यावस्था का कौन सा सामाजिक विकास है? तो ये दोस्तों रहेगा नैतिक विकास रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? तो आपके हाइपोथैलेमस रखते हैं। एक बालक में उच्च स्तरीय क्रोध संवेग, शिक्षक द्वारा बालक के क्रोध संवेग को नियंत्रित करने हेतु कौन से माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उसे मुक्केबाजी, क्रिकेट और खेल गतिविधियों में सम्मिलित करके दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो 300 शब्द हो जाता है। तो देखें, जन्म से 8 माह आपका शब्द 0 रहेगा, जन्म से 8 माह शब्द 0 रहेंगे। जन्म से 10 माह 1 शब्द रहेगा। जन्म से 1 वर्ष 3 शब्द बोलेगा। 1 वर्ष से 3 माह 1 वर्ष से 3 वर्ष 1 वर्ष से 3 माह 19 शब्द, और 1 वर्ष से 3 से 6 वर्ष तक आपके 22 शब्द, और 1 वर्ष से 6 माह तक 6 माह तक आपका 118 शब्द, और 1 वर्ष 2 वर्ष या 1 से 2 वर्ष तक आपका 212 शब्द बोलेगा, और 2 से 3 वर्ष तक वह 300 शब्द बोलने लग जाएगा, और 4 वर्ष तक वह 1550 शब्द, और जबकि 5 वर्ष में यानी कि 2072 शब्द बोलने लग जाएगा। दोस्तों यह आंकड़ा ध्यान में रखना। एक तो ये ध्यान में रखना, यानी कि जन्म से 10 माह तक 1 शब्द बोलेगा, और जन्म से 1 वर्ष तक करीबन वो आपका 3 शब्द बोलने लग जाएगा। और एक आंकड़ा ये ध्यान में रखना, 2 से 3 वर्ष तक वो 300 शब्द बोलेगा, और एक आंकड़ा वो 5 वर्ष वाला ध्यान में रखना, 2072 शब्द बोलेगा, ठीक है। एक बालक जब भी बोलना शुरू करता है तब शब्द का प्रथम अक्षर बहुत लंबा हो जाता है तथा उसके मुँह से बाहर शब्द नहीं निकलता है। यह किस प्रकार की वाणी दोष है? तो आपकी हकलाने की वाणी दोष है, ठीक है ना। सुम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पर सुम्मिलित करना है। प्राक विकास किसका है? प्राक विकास आपका विस्फोटन ध्वनियाँ होती है। प्राक भाषा विकास विस्फोटक ध्वनियाँ होती है। और पूर्व पारंपरिक स्तर आपका कोहलबर्ग का है। और उत्तरकालीन भाषा विकास भाषा को समझना। अवधान साधन आपका सामाजिक विकास है। जिन संवेगों में विकर्षण पैदा होता है उन्हें कहा जाता है, तो उनको नकारात्मक संवेग कहा जाता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो आपके बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो आपकी ध्वनिग्राम होती है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। बालक जन्म से रोने लगता है, जिन्हें वह ध्वनि आवाज़ें निकालने लगता है। ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित व नैसर्गिक होती है तथा इन्हें सीखा नहीं जाता है। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड के द्वारा नाम दिया गया है, तो आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता और माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। फ्राइड ने पुत्र की माता के प्रति कामवासना सेक्स की ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। इनमें से कौन सा एक संवेग होता है? तो आमोद होता है। आमोद संवेग के अंतर्गत आता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा आदि का अनुभव करता है। ऐसा व्यवहार उसके उत्तेजनावश करता है। इस अवस्था में संवेग कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, और इन्हें 14 प्रकार के संवेगों के अंदर वर्णन किया है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता होती है, तो समूह का निर्माण करना, मैत्री भावना का विकास होना, विद्रोह की भावना उपयोग सभी रहेगी। दोस्तों, किसी व्यक्ति के संवेगात्मक संप्रेषण, स्व समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध, नैतिक तर्कणा और व्यवहार में होने वाली परिवर्तन निम्न में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आपके संवेगात्मक सामाजिक विकास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुनर्वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर बच्चों को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना या आपके पुनर्वर्ण का उदाहरण है। बच्चों को अच्छा कहना, बच्चों की प्रशंसा करना, कक्षा का मॉनिटर बना देना, ये आपके रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? तो आपके लिए वाइगोत्स्की ने दिया है।
निम्न में से कौन सा कार्य शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो आपके सकारात्मक नकारात्मक पुनर्भरण नहीं करते। निश्चित एक पूर्व कथन या प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित होता है, तो आपके वृद्धि और विकास से संबंधित होता है। निम्न में से नैतिक विकास का सर्वोत्तम तत्व होता है, तो आपके संवेगात्मक तत्व होता है, संज्ञानात्मक तत्व होता है और व्यवहारात्मक तत्व, सभी विकल्प सही हैं। निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधित कारक कौन सा है? तो आपका साथी समूह का प्रभाव रहेगा सामाजिक वातावरण के अंदर। निम्न में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषता से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो आपके संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से परीक्षणीय होती है, या आपके इसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जबकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष व विशुद्ध होती है और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। उस बात में देखिए दोस्तों, आगे है आपका पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ में किशोरावस्था के अंत तक अध्ययन करता है, तो आपके बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। किसी की अपनी मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को खालिस्तान के नाम से संदर्भित किया जाता है, तो आपके मेटा कॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं किया जा सकता है? तो आपके परिपक्वता को नहीं किया जा सकता है, जबकि चिंतन प्रत्यक्ष और समर्थी को किया जा सकता है। बच्चों में नैतिक विकास को सीखने का मुख्य आधार परीक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत का है। खालिस्तान के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही तथा गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खालिस्तान में सही नाम भरिए, तो यहाँ पर आपका यानी कि जो है ना बोरन कहते हैं कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं का सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रदान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त रहेगी? तो यहाँ पर एकीकृत शैली की यहाँ पर उपयुक्त रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए, संज्ञान का अर्थ होता है। संज्ञान का अर्थ देखें, संज्ञान का अर्थ होता है कर्म, कार्य या भाषा के माध्यम से स्वयं दुनिया को समझना। ये एक संज्ञान का अर्थ होता है। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, तो आपका प्रौढ़ावस्था होता है। आपके भावनात्मक विकास के लिए संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है, तो यहाँ पर बौद्धिक विकास को समझा जा सकता है। संवेग की प्रकृति के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका कथन सही है, सही बताना है। तो संवेग के व्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके जीन पियाजे तथा कोहलबर के द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे तथा कोहलबर के द्वारा। बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपकी विकासात्मक विधि मानी जाएगी। उस बारे में देखिए दोस्तों, आगे है आपके निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं आता है? तो आपका क्रियात्मक स्तर नहीं आता है, जबकि परंपरागत स्तर आता है। पूर्व नैतिक स्तर आता है, जबकि आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर आता है, जबकि आपका क्रियात्मक स्तर नहीं आता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अंदर विकास के सिद्धांत के अंदर। कोहलबर्ग के सर्वप्रथम नैतिक विकास के सिद्धांत में 1969 में दिया था, 1981 में तथा सन 1984 में से संशोधित किया गया। उन्होंने मुख्य 3 स्तर व कुल 6 अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली है आपकी पूर्व नैतिक स्तर या परंपरागत स्तर। नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक होती है। नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक अपने से बड़े व्यक्तियों पर निर्धारित मानदंडों, नियमों, रीतियों आदि का पालन करता है नैतिक समझता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत को 2 अवस्था में व्यक्त किया गया है। प्रथम अवस्था, यह अवस्था दंड तथा आज्ञाकृति पर आधारित होती है। दूसरी है, इस अवस्था में बालक स्वयं की आवश्यकताओं और दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरी आपकी मुख्य अवस्था रहेगी परंपरागत नैतिक स्तर। यह 10 से 13 वर्ष का। इस अवस्था में आकर बालक नैतिकता से संबंधित कुछ नियम स्वीकार कर लेना अथवा समूह के नैतिक नियमों को अपना लेना, और अब परिवार, समाज व राष्ट्र के हित में जन कल्याणकारी है, वह अपने आप को सोचता है। और इस स्तर में 2 अवस्थाएं हैं। आपकी तृतीय अवस्था, इस अवस्था में बालक समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत व अनुमोदित व्यवहार ही नैतिकता का आधार है। चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में नियम, कानून तथा व्यवस्थाएं नैतिकता का आधार होती हैं। बालक के लिए वे कोई कार्य व्यवहार नैतिक है जो समाज व राष्ट्र के नियम, कानून या व्यवस्थाओं के अनुरूप है। उस बार देखिए यहाँ पर आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर या पश्च परंपरागत स्तर। तो यह 13 से प्रौढ़ावस्था होती है। इस स्तर में व्यक्ति नैतिकता के अपने स्वयं के नियम, मूल्यों, धारणाओं व मान्यताओं को आधार पर बना लेता है। इस स्तर में ही कोहलबर्ग ने अवस्थाओं के व्यक्त किया है। पंचम अवस्था बोल रहे हैं, इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक संबंधों के संदर्भ में नैतिकता का धारण करता है। इस अवस्था में वह मानता है कि कानून स्थिर नहीं होते हैं, समाज की भलाई के लिए उन्हें परिवर्तित या तोड़ा जा सकता है। और षष्ठम अवस्था देखें, यह सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था है। अब वह सार्वभौमिक नियमों के आधार पर स्वयं के नैतिक नियम बनाता है तथा उसका पालन करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने
इन इस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। पहली आपकी पूर्व नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक। परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से किशोरावस्था तक प्रारंभ होती है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था यह आपकी है किशोरावस्था, और आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। निम्न में से कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। अवस्था नहीं है तो आपके देखें यहाँ पर प्राक रूढ़िबद्ध है, रूढ़िबद्ध है, पश्च रूढ़िबद्ध है, जबकि समृद्धि प्रेरक नहीं है। कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत की एक अवस्था है? तो पूर्व संक्रिया कौन सी एक सिद्धांत की एक अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक, परंपरागत और स्वदेशी प्रेरक, या फिर दोस्तों आपकी रहेगी मूर्व संक्रियात्मक। तो यहाँ पर आपकी आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर परंपरागत। कोलब्रुक की परंपरागत अवस्था है। कोलब्रुक के नैतिक विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर आपकी प्राक रूढ़िबद्ध है, आपकी रूढ़िगत है, पश्च रूढ़िगत है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। कोलब्रुक के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों और समाज नियमों पर आधारित होता है? तो आपका परंपरागत दूसरा रहेगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, पारंपरिक पर रहता है। लॉरेंस कोलब्रुक के अनुसार पारंपरिक नैतिक स्तर बना रहता है, तो आपके 10 से 13 वर्ष तक बना रहता है। कोलब्रुक के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं व्यवस्था मानी जाती है सामाजिक अनुबंध व व्यक्तिगत आधार माना जाता है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित होती है, तो आपके गिल कोलब्रुक से होती है ये। देखिए दोस्तों, कोलब्रुक ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया है? तो यहाँ पर 10 से 16 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है, यह कहते हुए तन्या ने उसे अपना लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था का यानी दर्शाता है, आदान प्रदान परंपरागत को दर्शाता है। यहाँ पर लॉरेंस कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांत का आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था का पर दर्शाता है। लॉरेंस कोलब्रुक के नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें प्रत्येक चरण बालक की नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण में अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रदान है। विनम्य नैतिक विकास के द्वितीय चरण में परंपरागत अवस्था तीसरे चरण में रखे गए हैं। प्रश्न में दिए गए कथन में नूर जहाँ नैतिक विकास का आदान प्रदान व परंपरागत अभिविन्यास पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलब्रुक के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो आपके सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। इसके बाद हम देखें यहाँ पर कोलब्रुक के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति की अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों या नियमों के अनुरूप झांकता है, तो वो अभी कहलाती है नैतिकता व परंपरागत स्तर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोलब्रुक द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर गैर परंपरागत नहीं है। कोलब्रुक के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है? तो चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है कानून एवं व्यवस्था विन्यास का हेंज द्विविधा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपकी कोलब्रुक के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखें, कोलब्रुक के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो आपके सामाजिक अनुबंधन व व्यक्तिगत आधारों पर आधारित होती है। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। उसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों में एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोलब्रुक के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच गया है? तो आपके दूसरे चरण में पहुंच गया है। कोलब्रुक के निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो आपके नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। कोलब्रुक के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होने उसके नैतिक जो आपको उसके निर्णयों पर आधारित होता है, तो आपके परंपरागत स्तर होता है। कोलब्रुक के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर नैतिक जो तर्कणा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो नैतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से बाल्य की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो आपकी सोचना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, लिखना मनोगत्यात्मक है तो गेंद फेंकना मनोगत्यात्मक नहीं है। गेंद फेंकना, लिखना और खेलना सोचना या मनोगत्यात्मक है दोस्तों, ठीक है ना। ये मनोविकास, ये आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को, इसके अंदर ये आंसर गलत लग रहा है, ठीक है ना। सोचना मनोगत्यात्मक के अंदर आता है ये आप, ठीक है ना। और ये लेखन कौशल ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। तो अगर ये पूछता है यहाँ पर निम्न में से कौन सी क्रियात्मक कौशल या गति नहीं है, तो आपकी सोचना आ जाता। चलो स्टार्ट करते हैं। मानव विकास परिणाम है। परिणाम आपका देखें,
वंशानुगति और वातावरणीय कारकों का परिणाम होता है। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारक बने समान रूप से महत्व देते हैं। वंशानुक्रम वातावरण में से यदि कोई कारक शून्य हो जाता है तो व्यक्ति का विकास भी शून्य हो जाता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंतः क्रिया का फलस्वरूप होता है और व्यक्ति इन दोनों को योगफल व होकर गुणफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का बालक का विकास प्रभावित होता है तो आपका वंशानुक्रम वातावरण दोनों से होता है। अगर देखिए प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपके अनुवांशिक वातावरण से संबंधित निम्न में से कौन सा अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है तो आपका प्रगति नहीं है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है रोस का है। उसके बाद देखिए वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन में आराम करने के लिए प्रभावित किया। कथन किसका है तो वुडवर्थ का। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया था तो आपके मैकडूगल ने किए थे। चूहे पर प्रयोग मेंडल ने किए थे। जॉन ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के पौधे पर काले व सफेद चूहों का प्रयोग किया था। मेंडल के सिद्धांत के अनुसार वर्ण संकर प्राणी वस्तु में अपने भौतिक सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है तो अभिप्रेरणा का नियम नहीं है, जबकि समानता भिन्नता और प्रत्यागमन का वंशानुक्रम का नियम रहेगा। दोस्तों अगर देखें आगे है वंशानुक्रम के नियम। देखिए समानता का नियम होता है, इसके अंदर मानव का पशु के समान जो जन्म देता है। विभिन्नता का नियम यह एक नियम लेमार्क व डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित है। इनके बच्चे माता पिता के समान होना आवश्यक नहीं है। प्रत्यागमन का नियम बालक अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली बालक माता पिता व कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता के कम निम्न कोटि वाले संतान होने की प्रवृत्ति होती है, आपके प्रत्यागमन के नियम से संबंधित होती है। अच्छे उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों आवश्यक होती है। वुडवर्थ के अनुसार यह उपयुक्त कथन में धरती किससे संबंधित है तो आपके बालक के वातावरण से संबंधित होती है। अनुवांशिकता की इकाई कहलाती है तो आपकी जीन कहलाती है। मानव कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इस उपयुक्त गुणयुक्त कोष में गुणसूत्रों में 23 जोड़े होते हैं। हमारे इस असंख्य परंपरागत विशेषताएं 46 गुणसूत्र में निहित होती है। विशेषताएं गुणसूत्रों के विद्यमान पैतृकों में होती है, जीन्स में होती है। डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों, यानी कि 21 हो जाती है आपकी त्रिगुणसूत्रता पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की ट्राइसोमी 21 कहलाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण या अधिक उम्र में विवाह के कारण इस रोग की संभावना रहती है। देखिए ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है तो आपका डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं तो आपके ग्रेगर मेंडल कहलाते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत होता है तो आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया वंशानुगत होता है। निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है तो यहाँ पर प्राक कैटोलिक आयु नहीं है, जबकि अनुकरणीय आयु है, सवाल करने की आयु और खिलौने की आयु है। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए तो यहाँ पर देखें आपका सही रहेगा दोस्तों। इसके अंदर फर्स्ट सही रहेगा। देखिए समीप दुराभिमुख सिद्धांत आपका है शरीर से केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि करना। सिर पदामुखी सिद्धांत का मतलब होता है सिर से पैर का क्रम होता है, उसके अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। इसका अर्थ होता है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं और अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात किसी भी एक बच्चे के विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूर से भिन्न हो सकती है। विकास का कौन सा आयाम नौ चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित होता है तो भाषा का विकास का सिद्धांत होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है तो यहाँ पर अनुवांशिकता की भूमिका के लिए अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया जाता है, विवाह का बालक का विश्लेषण किया जाता है, दत्तक ग्रहण अध्ययन किया जाता है, जबकि समवयस्क समूह का अध्ययन करना यह इसकी उपयुक्त विधि नहीं है। जिस स्तर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है तो आपकी समस्थिति कहा जाता है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है तो आपका जैविक दर्शाता है। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है तो आपके जन के जो डार्विन के लिए कहा गया है। बालक विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती है तो आपके आदत निर्माण से होती है, ठीक है ना। बालक के वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती है आदत निर्माण में। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने के प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है तो आपका अभिप्रेरणात्मक तथा स्वीकारात्मक अवस्था होती है। जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान अभिग्रहित करता है यह समान गुणसूत्र को नियंत्रित करता है कहलाता है आपका दोस्तों एलील कहलाता है। तो ये दोस्तों आपके फर्स्ट टॉपिक था आपका विकास, जो वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट पहले हो गया, दूसरा पार्ट अब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों इससे हमारा मोटिवेशन बनता है।